नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार। और इसीलिए हम भी आपके लिए लेकर आए हैं नई सुबह के साथ आपका पसंदीदा शो नया सवेरा। और जहां हम बात करेंगे नए भारत की, प्रेस रिपोर्ट्स की और आत्मनिर्भर होते भारत के आर्थिक विकास की, दिखाएंगे झलक। खेल जगत में क्या हुआ हिट और कैसे रहेगी आपकी सेहत फिट। और इसके साथ साथ शैला, अब हम अपने दर्शकों से करेंगे टेक टॉक भी और नजर डालेंगे वर्ल्ड वॉच पर भी, और हर बात जो आपके दिन को बनाएगी खास। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शहला निगार। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुबह की सुर्खियों के साथ। एक सप्ताह की भारत यात्रा के बाद नई दिल्ली पहुंचे मॉरिशस के प्रधानमंत्री। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करेंगे मुलाकात, संसद भवन का भी करेंगे दौरा। गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली में करेंगे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स प्रमुखों के सम्मेलन का उद्घाटन। विषय है संयुक्त संकल्प, साझा जिम्मेदारी। देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटने के बाद राहत और बचाव कार्य जारी। मौसम विभाग के अगले कुछ घंटे के लिए सतर्क रहने की सलाह। महाराष्ट्र के बीड में मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित। भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर आर वैशाली ने लगातार दूसरे साल जीता फिर महिला ग्रैंड स्विस का खिताब। अगले साल होने वाली कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए भी किया क्वालिफाई। और विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक थीम के साथ दुनिया भर में आज मनाया जा रहा है ओजोन दिवस। ओजोन परत के संरक्षण के लिए विज्ञान को एक्शन में बदलना है उद्देश्य। तो चलिए नया सवेरा की शुरुआत करते हैं संध्या, और सबसे पहले बात कर लेते हैं मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम की। सप्ताह भर की भारत यात्रा का आज अंतिम दिन है और मॉरिशस पीएम आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से भी मुलाकात करने वाले हैं। बिल्कुल शैला, और इसके साथ साथ हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम सदैव अटल जाएंगे और अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद वो राजघाट में भी महात्मा गांधी स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करने वाले हैं और फिर नए संसद भवन का दौरा करेंगे और कैबिनेट मंत्री से भी मुलाकात करेंगे। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुखों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। और इस मौके पर अमित शाह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी की वार्षिक रिपोर्ट 2024 भी जारी करेंगे। गृह मंत्री ऑनलाइन ड्रग डिस्पोजल अभियान का भी शुभारंभ करेंगे। 16 और 17 सितंबर को आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के प्रमुखों के अलावा अन्य सरकारी विभागों के हितधारक भी शामिल होंगे। ये सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नशा मुक्त भारत के प्रति प्रतिबद्धता को बढ़ावा देगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का विषय आपको बता देते हैं। सम्मेलन का विषय है संयुक्त संकल्प, साझा जिम्मेदारी। और वही साल 2014 से शुरू हुआ एक सफर, जब मिला एक ऐसा नेतृत्व जिसने बदलाव का वादा किया और उस वादे को नीति, नियत और परिणामों में बदल भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए न केवल तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, बल्कि गरीब महिला, युवा और किसान कल्याण के लिए तमाम प्रयास भी किए जा रहे हैं। बिल्कुल, और मोदी सरकार के ये जो प्रयास हैं, इन्हीं प्रयासों की डीडी न्यूज ने पड़ताल की और सरकार के विभिन्न कदमों और योजनाओं को अलग अलग वर्गों में बांटकर उनका विश्लेषण किया। और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एक सीरीज
जन जन के प्रधानमंत्री, जिसमें हम मोदी सरकार के 11 साल की विभिन्न योजनाओं का लेखा जोखा आपके समक्ष रखते हैं। इस सीरीज के तहत आज बात होगी दिव्यांगों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समाज के हर वर्ग को सशक्त करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं और इसी कड़ी में उन्होंने दिव्यांगों के हितों पर भी भरपूर ध्यान दिया है। निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना से लेकर सुगम्य भारत अभियान तक तमाम ऐसी पहलें हैं जिन्होंने दिव्यांगों के जीवन को सुगम बनाया है। जिन्हें दुनिया कभी विकलांग कहकर बुलाती थी, उन्हें पीएम मोदी ने कहा दिव्यांग, यानी दिव्य शक्तियों के धनी। यहीं से शुरू हुआ सोच और नजरिए का परिवर्तन। पीएम मोदी के इस ऐतिहासिक कदम से दिव्यांग जनों को न केवल एक नई पहचान मिली, बल्कि उन्हें क्रमबद्ध तरीके से वे सारी सुविधाएं पहुंचाई गईं जिसके वे हकदार थे। पिछले 11 सालों में सरकार द्वारा सुगमता से लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और खेल जैसे क्षेत्रों में उठाए गए कदमों से आज दिव्यांग जनों का जीवन आसान हुआ है और आज वे अपने प्रयासों से देश के विकास में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। 2015 में शुरू किए गए सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों में सुगमता लाई गई ताकि दिव्यांगजन बसों, ट्रेनों और मेट्रो में आसानी से सफर कर सकें और सरकारी भवन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड इत्यादि तक आसानी से पहुंच सकें। यही नहीं, सरकारी वेबसाइट्स पर भी अब दिव्यांगजन आसानी से लॉगिन कर आवश्यक सूचना पा सकते हैं और योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। जब मैं विकलांग से दिव्यांग की बात करता हूं, तब जब हम ऐसे अपने जनों से मिलेंगे, अपनों से मिलेंगे, तब हमें अब उसमें क्या कमी है उस तरफ हमारा नजरिया नहीं जाएगा, उस तरफ हमारी सोच नहीं जाएगी। कौन सी एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी उसमें है, उस तरफ हमारी नजर जाएगी। दिव्यांगजन अधिकार विधेयक 2016 ने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और समाज में संतोषजनक तरीके से समावेश के लिए एक प्रभावी तंत्र बनाया। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत पात्र दिव्यांगजनों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया। यूडीआईडी कार्ड ने दिव्यांगजनों को साफ तौर पर पहचान दिलाई और सरकार की सुविधाओं तक उनकी सीधी पहुंच बनाई। दिव्यांगजनों के लिए खेलकूद योजना शुरू की गई। सरकार की सोच और नीतियों में परिवर्तन का ही ये परिणाम है कि भारत ने पैरालंपिक और एशियन पैरा गेम्स में रिकॉर्ड मेडल हासिल किए। पेरिस 2024 खेलों में पैरालंपिक इतिहास में भारत ने अपना सबसे सफल प्रदर्शन करते हुए कुल 29 पदक जीते। हर स्पोर्ट्स में से कुछ एथलीट से मोदी जी इंटरेक्शन कर रहे थे और उसी में उन्होंने ये मोटिवेट करा कि इट डजंट मैटर अगर आप जीतो या आप हारो, आप अपना बेस्ट दो और आप खुल के खेलो। बाकी लोगों के लिए आप पीएम का मतलब होता है कि प्राइम मिनिस्टर, और हम सब के लिए आप पीएम का मतलब है परम मित्र। जहां निरामया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम ने दिव्यांगजनों के इलाज की चिंता घटाई, वहीं स्कॉलरशिप, फ्री कोचिंग योजनाओं ने हजारों दिव्यांग युवाओं को उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में नया आत्मविश्वास दिया। कौशल विकास योजना के तहत लगभग 148 करोड़ रुपए की लागत से 1,42,000 दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। सरकार ने जनवरी 2024 में दिव्यांगजनों की समस्याओं को हल करने और उन्हें सहायता पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन सेवा शुरू की। विकलांग से दिव्यांग, ये रूपांतरण केवल शब्दों का नहीं बल्कि सोच और संवेदना का है और यही पीएम मोदी का संदेश भी है। दिव्यांगजन बोझ नहीं बल्कि देश की शक्ति है और यही शक्ति
विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि में बदलने में अहम भूमिका अदा कर रही है। और आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा ये मनाया जाने वाला है। बिल्कुल, और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और शहरी आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली में संयुक्त रूप से स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम 2025 का उद्घाटन किया। और इसी कड़ी में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस कर्टन रेजर कार्यक्रम की थीम स्वच्छोत्सव, सभी के लिए स्वच्छ, हरित और स्वस्थ भविष्य का जश्न मनाना है। केंद्रीय मंत्री ने 15 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न हिस्सों में होने वाले कार्यक्रम के बारे में भी जानकारी दी। इस दौरान रक्तदान शिविर, एक पेड़ मां के नाम, प्रबुद्धजनों की बैठक, जीएसटी पर व्यवसायियों का सम्मेलन और साहित्य वितरण जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन होगा। तो 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक स्वच्छता सेवा पखवाड़ा। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का ये अभियान चलेगा और इस अभियान का जो नाम है स्वच्छ उत्सव। संयोग से इस दौरान में त्योहार बहुत आ रहे हैं। इसमें हमारे जो नवरात्रे हैं 21 तारीख को शुरू हो रहे हैं, दशहरा 2 तारीख को दशहरा भी आएगा और 3 बड़े यानी जयंतियां महापुरुषों की कह लें और हमारे वर्तमान लीडर देश के प्रधानमंत्री उनकी भी जन्मदिन 17 सितंबर को है। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय उनकी जयंती 25 सितंबर को है, जो 25 सितंबर को भी हमने यानी एक दिन एक साथ 1 घंटा ये सब लोग स्वच्छता अभियान में लगेंगे। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मौसम की। तो देवभूमि उत्तराखंड में बारिश अभी भी कहर बरपाती भी नजर आ रही है। राजधानी देहरादून के सहस्त्रधारा क्षेत्र में कल देर रात बादल फटने से काफी ज्यादा नुकसान होने की सूचना है। संध्या, बिल्कुल, और इसके साथ साथ ये भी बताएं आपको कि प्रारंभिक जानकारी बता रही है कि मुख्य बाजार में मलबा आने से कुछ दुकानें बह गई हैं। हालांकि अब तक किसी प्रकार की जनहानि की पुष्टि नहीं हुई है और 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी खोजबीन भी जारी है। घटना रात करीब 11:30 बजे की बताई जा रही है। घटना के तुरंत बाद जिला प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। जिला प्रशासन ने आसपास के निवासियों को रात में ही सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें राहत बचाव कार्य में लगातार जुटी हुई हैं और राहत पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रही हैं। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से हमारे सहयोगी संवाददाता अवधेश जुड़ गए हैं। अवधेश, क्या कुछ अपडेट देंगे इस वक्त का? आप हम देख रहे हैं कि देवभूमि में एक बार फिर बादल फटने की खबर सामने आई है। जनजीवन एक बार फिर से अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस बीच राहत और बचाव कार्य की अगर बात करें तो किस तरह से किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल संध्या जो है देर रात 11 से 11:15 के बीच में जो सहस्त्रधारा यहाँ का पर्यटन स्थल है, यहाँ बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, लेकिन जो है देर रात थी तो इसलिए वहाँ पर जो वहाँ के स्थानीय निवासी, जो होटल के कर्मचारी वो लोग थे और लगभग जो 100 के आसपास वहाँ लोग फंस गए थे। तो वो स्थानीय ग्रामीणों की मदद से उनको रात में रेस्क्यू किया गया और जैसे ही वहाँ के ग्राम प्रधान ने स्थानीय प्रशासन को सूचना दी कि जो कार्ली घाट क्षेत्र है वहाँ पर जो बादल फटा है, तो उसके बाद स्थानीय प्रशासन लगातार एक्टिव हो गया। डीएम खुद मौके पर पहुंचे, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की तमाम टीमें लगी हुई है और जो उस क्षेत्र में जो होटल है और जो दुकानें हैं उनको नुकसान पहुंचा। अभी तक का जो प्रारंभिक आंकड़ा है वो केवल 2 लोगों की जो लापता होने की सूचना प्रारंभिक जो प्रशासन है, वो जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि वो जो अपने लोगों को अभी सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि कौन कहां पर है, उसकी लिस्टिंग की जा रही है और उसके आधार पर ही कहा जाएगा कि कितने लोग और लापता हैं। लेकिन जो देर रात से यहाँ पर देहरादून में जो बारिश जारी है, इसका काफी ज्यादा जो नुकसान जो है, जो तमसा नदी है, इसके अलावा जो चंद्रभागा नदी ऋषिकेश की कई जगह जो है पुल क्षतिग्रस्त हो गए, कई जगह जो है नदी उफान पर आने से जो आसपास के इलाके थे वहां पर जो है नुकसान पहुंचा है, जो घर थे नदी किनारे आसपास वहां नुकसान पहुंचा है, कई जगह जो है गाड़ियां फंस गई हैं। लगातार रेस्क्यू अभियान जारी, यानी जाते हुए मौसम ने जहां जाने से पहले जहां पहाड़ों में आपदा का जो कहर था वो देखने को मिला, लेकिन जाते हुए मानसून ने देहरादून में कल रात से जो कहर मचा रखा है कि काफी सदमे, लोग काफी डरे हुए हैं क्योंकि राजधानी है और यहाँ पे इंतजाम जो है पुख्ता रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो नदियों का रौद्र रूप है, तप्केश्वर महादेव के आसपास जो इलाका तमसा नदी का वहां पूरा पानी है, जो रिस्पना बिंदाल है वो उफान पर है।
चंद्रभागा सहित जो तमाम नदियां हैं वो उफान पर हैं। तो लोगों में काफी, जो आसपास के लोग हैं, काफी दहशत है। हालांकि जो प्रशासन है वो युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान चला रहा है, लेकिन फिर भी जो है लगातार बारिश जारी है, जिससे जो है राहत और बचाव कार्य में दिक्कतें आ रही हैं। बिल्कुल अवधेश, देवभूमि उत्तराखंड लगातार मौसम की मार झेल रहा है और ऐसे में बार बार उठ खड़े होने की कोशिश भी कर रहा है। क्या लग रहा है अभी मौसम का ये प्रकोप जो है कब तक और जारी रहेगा, क्योंकि बार बार बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही है? जी बिल्कुल सहाना, जो हमारे जो मौसम निदेशक हैं और जो आपदा प्रबंधक जो वो भी लगातार उन्होंने भी अपडेट किया था कि जो आने वाले 3 से 4 दिन में जो है उत्तराखंड में मौसम खुल जाएगा और मौसम धीरे धीरे साफ हो जाएगा। लेकिन जिस तरह जो आज का था, कि आज का इतना अनुमान नहीं था कि इस तरह जो है देहरादून में, क्योंकि देहरादून में बारिश हो रही थी लेकिन पहाड़ों की अपेक्षा इतनी बारिश नहीं थी। लेकिन जिस तरह से कल रात से लगातार देहरादून में बारिश जारी है और रात में तो बहुत तेज भारी बारिश यहाँ हुई है, तो उससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये मानसून जो है अभी 1 हफ्ता और संभावना है, क्योंकि आज भी मौसम विभाग ने राज्य के 7 जनपदों में अलर्ट जारी किया हुआ है और 7 जनपदों में लगभग बारिश हो रही है। सबसे ज्यादा बारिश जो है देहरादून जनपद में देखने को मिली है। नुकसान की सूचना भी जो अभी तक आई है देहरादून जनपद से ही ज्यादा आई है, यानी प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग करता है, जिसके बाद प्रशासन ने सुबह 5 बजे जो है स्कूलों की छुट्टी का ऑर्डर भी जारी किया है और सुबह 5 बजे देहरादून के सभी स्कूलों की जो है छुट्टी कर दी गई, जो अवकाश है वो घोषित कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं देहरादून में जो है काफी जो बाकी 6 जनपदों के मुकाबले देहरादून में काफी बारिश है, भारी बारिश लगातार जारी है। खुद प्रशासन भी लगातार इससे अचंभे में है कि जो पर्वतीय इलाके हैं वहां पर तो लगातार थी, लेकिन देहरादून में एकदम से बारिश और बादल फटने की, नदियों के इतने उफान से, तो इसलिए रेस्क्यू में पहले से अलर्ट मोड में था, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन को अब और अलर्ट रहना पड़ेगा। जिस तरह से जाते हुए मौसम ने देहरादून में किया है, अब जो ऋषिकेश का इलाका है, हरिद्वार का इलाका, क्योंकि नदियां ऊपर से तमाम आपस में जुड़ी हुई है और वहां पर कहीं ना कहीं जो नदी किनारे के इलाके हैं जल भराव की समस्याएं जो है हो गई है और वहां पर दिक्कतें आ रही हैं। जी संध्या। जी अवधेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि खास तौर पर वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर एहतियात बरता जा रहा है और क्या लोगों को अन्यत्र स्थान पर शिफ्ट करने की कार्रवाई भी की जा रही है? देखिए बिल्कुल संध्या, जो देहरादून के अगर सहस्त्रधारा इलाके की बात करते हैं तो सहस्त्रधारा में जो नीचे दुकानदार थे, जो जितना भी जो इलाका है जहाँ बादल फटा है, तो उन लोगों का अन्य जो ऊपर गांव के इलाके हैं वहां शिफ्ट किया गया है। इसके अलावा जो तमसा नदी के किनारे जो लोग हैं, जो टपकेश्वर से लेकर तमाम इलाकों में रहते हैं, उनको भी जो है जिला प्रशासन ने अलर्ट कर दिया, उनको भी जो है नदी किनारों से हटाया जा रहा है। जो बिंदल और रिस्पना नदी के किनारे जो लोग बचे, क्योंकि लगातार भारी बारिश से दोनों नदियां उफान पर है, उनको दूर किया जा रहा है। ऋषिकेश में जो चंद्रभागा नदी है वो उफान पर है, उससे जो है जो हाईवे के ऊपर से कई जगह पानी आ रहा है, उससे कई जगह वाहन फंस गए हैं, तो उसके किनारे भी जो लोग फंसे हुए हैं उनको भी हटाया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो नदियां है, जो देहरादून जनपद की नदियां हैं वो उफान पर है। नदी किनारे जो लोगों ने जो बसावटें पिछले कुछ सालों में लगातार हुई है राज्य गठन के बाद से, नदी किनारे बसावट बसी है, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं दूर शिफ्ट किया जा रहा है। जी चलिए, आप अपनी नजर बनाकर रखिए अवधेश, आगे भी जो ताज़ा अपडेट होगी उसकी जानकारी आपसे प्राप्त करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार नया सवेरा में खबरों का सफर जारी है। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जब सेहतमंद होगी हर नारी, तभी संपूर्ण होगी विकसित भारत की तैयारी। एक बेटी का सामर्थ्य, उसकी शिक्षा, उसका कौशल सिर्फ परिवार ही नहीं, समाज की, राष्ट्र की दिशा तय करती है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से महिलाओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुरू हो रहा है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, जिसके तहत स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। साथ ही 8वें पोषण माह की भी हो रही है शुरुआत और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में आवेदन के लिए चलाई जाएगी विशेष मुहिम। अधिक जानकारी के लिए करें नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी अस्पताल और आंगनवाड़ी केंद्र से संपर्क। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च।
और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए अपने सफर को बढ़ाते हैं आगे और आपको लिए चलते हैं हिमाचल प्रदेश, जहां की खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। जी हां, यहां भी कुदरत का कहर लगातार जारी है। राज्य के कई हिस्सों में बीती रात भारी बारिश का तांडव एक बार फिर से देखने को मिला है। जी हाँ, मंडी जिले में बीती रात हुई भारी बारिश के कारण जमकर तबाही मची है और इस बार तबाही का केंद्र जो है धर्मपुर बाजार रहा। भारी बारिश के कारण यहां बहने वाली साने खड्ड ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और इस कारण धर्मपुर का बस स्टैंड पूरी तरह से जलमग्न हो गया। इतना ही नहीं, बस स्टैंड में खड़ी निगम की बसें पानी में डूब गईं और कुछ बसें पानी के बहाव के साथ बह गई। अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्राकृतिक आपदा किस तरह से यहां अपना कहर बरपा रही है। इसके साथ ही कई स्कूटर, बाइक और कार भी तेज बहाव में बह गए। खड्ड के किनारे जिन लोगों के घर थे वो भी पानी में डूब चुके हैं। वहीं राजधानी शिमला और आसपास के क्षेत्रों में भी भारी बारिश से जगह जगह पर भूस्खलन और आम जनजीवन अस्त व्यस्त होने की लगातार खबरें मिल रही हैं। मंडी जिले के धर्मपुर में बस स्टैंड जो है वो डूब गया है। खड़ी जो निगम की बसें थी वो पानी में डूब गई हैं। कुलदीप जुड़ रहे हैं शिमला से ज्यादा जानकारी के साथ। कुलदीप, जिस तरह का कहर बरपाई है वहां पर बारिश और मौसम का कहर, उसकी मार से उबरता हुआ ही नजर नहीं आ रहा है हिमाचल प्रदेश। जी बिल्कुल, एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में मौसम की मार पड़ती हुई नजर आई है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कई स्थानों पर जो है भारी बारिश का दौर जारी रहा है। इसमें मुख्यतः शिमला जिला और मंडी जिले की अगर हम बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिला है। जैसा कि आपने कहा, धर्मपुर बाजार में इस बार जो है बीती रात जो है भारी बारिश से सोनखड्ड के उफान पर आने से ये काफी जो धर्मपुर का जो बस स्टैंड था वो भी जलमग्न हो गया और उसके साथ साथ जो साथ लगते इलाके थे वो बहुत प्रभावित हुए हैं। रिहायशी मकानों और दुकानों में पानी भर आया है, कई वाहन दब गए हैं, कई वाहन बह गए हैं। और वहीं एक साथ लगते एक हॉस्टल में जहां पर छात्र पढ़ रहे थे, उस हॉस्टल को भी आधी रात को सुरक्षा और बचाव दलों द्वारा खाली करवाया गया। करीब 150 छात्रों को वहां से रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर उनको वहां से सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। इस पूरी घटना में फिलहाल प्रशासन की ओर से एक व्यक्ति की गुमशुदगी की बात कही जा रही है। हालांकि इस पर अभी कंफर्मेशन आना अभी भी बाकी है क्योंकि अभी भी नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। लेकिन धर्मपुर का पूरा क्षेत्र जिस तरह से एक बार फिर से जलभराव की स्थिति के चलते आपदाग्रस्त हो गया है, तो ऐसे में जो है क्षेत्र वासियों की चिंताएं बढ़ गई हैं क्योंकि बीते दिनों की अगर हम बात करें कि धर्मपुर का वही क्षेत्र था जहां पर सियाठी गांव, जहां पर बहुत बड़ा भूस्खलन देखने को मिला था, बादल फटने की घटनाएं हुई थी और जानमाल का भारी नुकसान हुआ था। तो एक बार फिर से मंडी जिले के इसी क्षेत्र में मौसम के कुदरत के इस कहर का ये रौद्र रूप देखना लोगों को चिंता दे रहा है और लोग परेशान भी हो उठे हैं। वहीं अगर हम दूसरी तरफ शिमला जिले की बात करें तो यहाँ भी व्यवस्थाएं पूरी तरह से अब तक बहाल नहीं हुई थी। बीते दिनों हुई बारिश से ही यहाँ पर काफी नुकसान हुआ था कि बीती रात एक बार फिर से बहुत भारी बारिश शिमला जिले में देखी गई है। राजधानी शिमला शहर की अगर हम बात करें तो इस वक्त राजधानी शिमला में 8 से 10 सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध पड़ी हैं। जगह जगह लैंडस्लाइड हुए हैं। हिमलैंड और बीसीएस के समीप 2 अलग अलग घटनाओं में लैंडस्लाइड में करीब 8 से 10 वाहनों की दबे होने की सूचना है। हालांकि जानी नुकसान की अब तक कोई भी समाचार नहीं है, लेकिन जनजीवन पूरी तरह से शिमला शहर में अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है। और इस बीच मौसम विभाग ने जिस तरह से 19 तारीख तक के लिए 19 सितंबर तक के लिए पूर्वानुमान जताया है, राज्य में इसी तरह से बारिश का क्रम जारी रहने की संभावना जताई गई है। आज भी लगभग 5 से 6 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट बताया गया है। बीती रात की अगर हम बात करें तो शिमला, मंडी और सिरमौर के साथ साथ चंबा और कांगड़ा में भी रात भर बारिश होती है। ये बारिश अनएक्सपेक्टेड थी क्योंकि इसका पूर्वानुमान जो है सटीक नहीं रह पाया क्योंकि येलो अलर्ट था बारिश का। लेकिन जिस तरह से बारिश हुई है ये भारी से बहुत भारी बारिश थी जिसने इस तरह का व्यापक नुकसान किया है। राजधानी के सभी जितने भी नदी नाले हैं उफान पर हैं, मलबा आ रहा है, सड़कों पर मलबा है, तरह तरह की घटनाओं में पेड़ गिर रहे हैं, पेड़ भी खड़ी गाड़ियों पर गिर रहे हैं जिससे काफी नुकसान लोगों को हुआ है। जी कुलदीप, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है ऐसे में जल जनित बीमारियों के पनपने का खतरा भी ऐसे में बढ़ जाता है, तो अस्पतालों की अगर बात करें तो किस तरह से प्रशासन ने व्यवस्था की हुई है, किस तरह की तैयारी की जा रही है? देखिए, जल जनित बीमारियों के लिए तो प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लगातार बरसात के आने से पहले ही अलर्ट मोड पर रहता है और तरह तरह
जितने भी वाटर रिसोर्सेज है उनके क्लोरिनेशन और उसके अलावा अस्पताल में जी तो हमारे सहयोगी संवाददाता बता रहे हैं कि किस तरह से हिमाचल में आफत की बारिश ने कहर बरपाया है। बस स्टैंड पर खड़ी बसें भी जलमग्न हो चुकी है। जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है और पानी के बहाव के साथ कुछ बसें बहने की खबर भी सामने आ रही है। हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो से अपडेट साझा कर रहे हैं। और पहाड़ी इलाकों में ये भी बहुत होता है कि जब जब बारिश होती है तब तक भूस्खलन की घटनाएं होती हैं और ऐसे में यातायात से लेकर तमाम जनजीवन जो है कहीं ना कहीं ठप होता हुआ नजर आता है। तो कुलदीप हमारे सहयोगी शिमला से हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो हमें वहां की ताज़ा अपडेट हम तक पहुंचा रहे थे। फिलहाल अब अगली खबर का रुख करेंगे। खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के बीड जिले में पिछले 24 घंटे से भारी बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह से वहां पर ठप हो गया है। बिल्कुल, और लगातार बारिश के कारण अष्टी तहसील के कड़ा गांव में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। गांव के कई घर ऐसे हैं जो नदी के पास बसे हुए हैं और इसी वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। प्रशासन की अगर बात की जाए तो रेस्क्यू ऑपरेशन भी तेज कर दिया गया है, जिसमें सेना और एनडीआरएफ की टीमें शामिल है। एनडीआरएफ ने बाढ़ जल बचाव ऑपरेशन चलाया, जिससे कि नदी किनारे से लगभग 1 किलोमीटर दूर फंसे हुए परिवारों के 12 लोगों को बचाया गया। तो वहीं सिविल प्रशासन के समन्वय में ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। तो मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। लोगों की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ गई हैं। बिल्कुल शैला, अलग अलग राज्यों की तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जहां देवभूमि का हाल भी बुरा है। हमने बताया कि किस तरह से महाराष्ट्र में हालात उत्पन्न हो रहे हैं। साथ ही साथ शिमला से भी हमने आपको अपडेट साझा की, किस तरह से लगातार एक बार फिर बारिश अपना कहर बरपाती हुई नजर आ रही है। और वहीं असम में गोलाघाट जिले के धनसिरी नदी में आई बाढ़ से मोरी गांव का जो ढोलिया गांव है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। नागालैंड में लगातार बारिश के कारण धनसिरी नदी के जलस्तर में वृद्धि हुई और इस गांव में जो है बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। और इतना ही नहीं, इससे हजारों लोग विस्थापित हुए हैं और फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। एनडीआरएफ ने व्यापक राहत और बचाव अभियान चलाए हैं। इस दौरान उन्होंने 8 लोगों और 42 पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। यानी कि न केवल जनजीवन प्रभावित हो रहा है इस बारिश से, बल्कि मवेशियों पर भी आफत आई हुई है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। एक एक जान बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको बचाने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ लगातार सक्रिय है। बिल्कुल, और बेजुबान जानवरों का हाल तो सभी जगह जहां जहां पर भी मौसम की मार है संध्या, वहां पर देखने को मिला है कि वो काफी ज्यादा परेशान नजर आए हैं और कई दिनों तक पानी में खड़े नजर आए हैं। निश्चित तौर पर, और यही वजह है कि न केवल इंसान बल्कि मवेशियों के भी रक्षा की काम किया जा रहा है। और अब आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। सीबीआई ने वाल्मीकि कॉर्पोरेशन घोटाले मामले में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में 16 स्थानों पर छापेमारी की है। और इस मामले में कर्नाटक के पूर्व मंत्री बी नागेंद्र जेल में बंद हैं। सीबीआई ने कहा है कि सरकारी धन की हेराफेरी में कर्नाटक के पूर्व मंत्री की बहन, रिश्तेदारों, निजी सहयोगी और अन्य सहयोगियों के ठिकानों पर छापे मारे गए। ब्यूरो ने कहा कि तलाशी के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज, संपत्ति के कागजात, बैंक स्टेटमेंट और कथित रूप से अपराध के धन से हासिल वाहनों का विवरण बरामद हुआ है। दरअसल यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के उप महाप्रबंधक की लिखित शिकायत के आधार पर सीबीआई ने पिछले साल 3 जून को ये पूरा मामला दर्ज किया था। शिकायत में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमजी रोड शाखा बेंगलुरु से संचालित कर्नाटक सरकार के उपक्रम कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड के खाते से हेराफेरी का आरोप लगाया गया था। आरोप ये है कि 21 फरवरी 2024 से 6 मई 2024 के दौरान अवैध निकासी के माध्यम से 84 करोड़ 63 लाख रुपए की धोखाधड़ी, जालसाजी और हेराफेरी की गई। रुक करते हैं अगली खबर का और आपको बताएं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में डेंगू से निपटने की तैयारियों पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। और इस बैठक में राज्यों से विशेष रूप से लंबे बरसाती मौसम और कुछ क्षेत्रों में जल भराव को देखते हुए तैयारियों का आकलन करने को भी कहा गया।
उन्हें दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मच्छर जनित बीमारी पर तेजी से नियंत्रण, इसकी निगरानी मजबूत करने और त्वरित कदम उठाने की भी सलाह दी गई है। जेपी नड्डा ने डेंगू पर नियंत्रण में सामुदायिक भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि डेंगू से निपटने की तैयारियों में अस्पतालों की तैयारी, अंतर क्षेत्रीय समन्वय और सामुदायिक सहभागिता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में साल 2024 की तुलना में वर्ष 2025 में डेंगू के मामलों में 47% कमी आई है और 73% कम मौतें हुई हैं। और कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी ने कहा है कि संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा CGLE 2025 देश भर में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी है। केवल कुछ ही पालियां प्रभावित हुई हैं। सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर इस परीक्षा के रद्द होने की अटकलों के बीच एसएससी ने अपना ये स्पष्टीकरण जारी किया है। एसएससी अधिकारियों के इस साल 12 सितंबर से शुरू हुई CGLE परीक्षा 26 सितंबर तक चलेगी। ये परीक्षा 129 शहरों के 227 स्थानों पर प्रतिदिन 3 पालियों में आयोजित की जा रही है और इस भर्ती प्रक्रिया में 28 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों के शामिल होने की भी उम्मीद है। आयोग ने ये भी जोर देकर कहा है कि परीक्षा प्रक्रिया बिना किसी व्यवधान के चल रही है। आयोग के अनुसार कुछ केंद्रों पर अब तक केवल 25 पालियां ही रद्द की गई हैं। सभी प्रभावित उम्मीदवारों को पहले ही वैकल्पिक तिथियों की सूचना दे दी गई है। यानी कि शहला एक तरह से सोशल मीडिया जहां पर उपयोगी भी है, वहां पर इस तरह से फेक न्यूज भी फैलाने का काम करता है। और इसीलिए हम लगातार कहते हैं अपने दर्शकों से कि एकदम भरोसा ना करें, किसी भी आई खबर को एकदम फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि ये घातक भी सिद्ध हो सकती है और इसलिए उसकी पूरी पड़ताल कर लें और जब वो उसमें जो है प्रमाणित हो जाती है तभी उसको जो है आगे फॉरवर्ड करें। इसीलिए अधिकृत वेबसाइट पर जाना आपके लिए बहुत जरूरी है। रुक करते हैं अगली खबर का और आपको लिए चलते हैं नेपाल, जहां नवनियुक्त गृह मंत्री ओम प्रकाश आर्यल का कहना है कि मौजूदा सरकार का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष माहौल में चुनाव कराना है। ओम प्रकाश आर्यल ने मंत्रालय में अपना कार्यभार संभाल लिया है। उनके अनुसार हाल के प्रदर्शनों के दौरान क्षतिग्रस्त हुए भौतिक ढांचों का पुनर्निर्माण और सुशासन सुनिश्चित करना सरकार की समान प्राथमिकताएं होंगी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि विद्रोह से बेदखल हुए लोगों को दोबारा सत्ता में आने का रास्ता दिख रहा है। उन्हें चुनाव के जरिए खुद को परखना होगा और जनादेश लेना होगा। नेपाल के गृह मंत्री ओम प्रकाश आर्यल ने 8 सितंबर को हुए प्रदर्शनों के दौरान कथित तौर पर अत्यधिक बल प्रयोग की जांच का भी वादा किया। तो नेपाल में निष्पक्ष चुनाव की तैयारी है और बेदखल नेताओं को जनादेश लेना होगा। प्रदर्शन में कथित अत्यधिक बल प्रयोग की भी जांच होगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार जब नया सवेरा में वापस आएंगे तो बात करेंगे समाचार पत्रों में छपी प्रमुख और दिलचस्प खबरों की। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें। प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आइए अब आपको लिए चलते हैं समाचार पत्रों की सुर्खियों की तरफ। कौन कौन सी वो खबरें हैं जो प्रमुखता के साथ प्रकाशित है और साथ ही साथ आपको दिलचस्प अंदाज में भी कुछ खबरें साझा करेंगे। तो पहली खबर आपको बता देते हैं जो वक्फ कानून से जुड़ी हुई है, जिसकी अहम सुनवाई हुई है। लेकिन आपको बताएं कि वक्फ कानून बरकरार, 3 सदस्य गैर मुस्लिम हो सकेंगे।
5 साल की शर्त को खारिज किया गया। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने वक्फ कानून के खिलाफ दायर 5 याचिकाओं पर सुनवाई की। हरिभूमि अखबार ने आज इस खबर को अपने पहले पेज पर लिया है। अन्य अखबारों में भी आज हमको ये खबर देखने को मिली है। आपको बताएं कि कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर को लेकर कोई फैसला नहीं दिया है और इस खबर पर अंतरिम आदेश का स्वागत करते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू नजर आए। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का हम स्वागत करते हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि कोर्ट ने एक तरह से भारत की संसद के फैसले को बरकरार रखा है। तो इस खबर को आज प्रमुखता के साथ लिया गया है। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर हम उठा रहे हैं हिंदुस्तान समाचार पत्र से, जहां पर टैरिफ पर तनाव के बीच अमेरिका से व्यापार वार्ता पटरी पर लौटने की खबर को प्रकाशित किया गया है। दरअसल भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते से जुड़ी वार्ता मंगलवार से फिर से दिल्ली में शुरू होने वाली है और अमेरिका की तरफ से मुख्य वार्ताकार ब्रेंडन लिंच बीटीए से जुड़े मुद्दे पर चर्चा करने के लिए भारत पहुंचे हैं और वो समझौते से जुड़े मुद्दों पर भारतीय अधिकारियों से चर्चा भी करेंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण ये वार्ता रहने वाली है। वाणिज्य मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों का ये कहना है कि इस बैठक के जरिए छठे दौर की वार्ता का रास्ता जो है वो साफ होगा। साथ ही साथ ये भी कहा है कि वाणिज्य सचिव सुनील बर्तवाल ने ये बताया कि अभी तक द्विपक्षीय वार्ता समझौते को लेकर वर्चुअल तरीके से बातचीत चल रही थी, लेकिन अब जो है ये दोनों पक्ष आमने सामने बैठे हैं, जिसमें समझौते से जुड़े तमाम मुद्दों पर कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलता हुआ नजर आएगा। और अगली खबर हमारे पास है ऑटोमोबाइल क्षेत्र से जुड़ी हुई। ये खबर बेहद ही उत्साह बढ़ाने वाली है और साथ ही साथ बता रही है कि किस तरह से भारत लगातार प्रगति और उन्नति की राह पर आगे बढ़ रहा है। जी हां, जापान को पछाड़कर भारत अब नया तीसरा बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बन चुका है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अगले 5 वर्षों के लक्ष्यों को लेकर के हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और अगले 5 वर्ष में नंबर 1 स्थान हम हासिल करने का लक्ष्य प्राप्त भी करेंगे। यानी कि जिस लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं उसको जरूर हम हासिल करेंगे। गडकरी ने सोमवार को यहां आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वैल्यू शिखर सम्मेलन 2025 में ये तमाम बातों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से हम हर क्षेत्र को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, उस पर ध्यान दिया जा रहा है और कैसे एक बड़ा बाजार हम भारत में खड़ा कर सकते हैं, उसको लेकर के अपनी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। और ये खबर हम ले रहे हैं दैनिक जागरण समाचार पत्र से, जिसमें 9वीं और 11वीं में के लिए विषय 2 वर्ष पढ़ना अनिवार्य है। दरअसल 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। बोर्ड परीक्षा में बैठने के लिए 75% जो है हाजिरी वो अनिवार्य की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षाओं में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 2 वर्ष कार्यक्रम के रूप में मान्य होंगी। इसका अर्थ जो है वो ये है कि किसी भी विषय में बोर्ड परीक्षा में बैठने के लिए छात्रों को उस विषय की 2 वर्षों तक के लिए पढ़ाई करना जो है वो अनिवार्य हो जाएगा। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ये है आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई। ये आपको डरा तो नहीं रही है, लेकिन हाँ, जागरूक आपको जरूर कर रही है। आपको सचेत रहने की जरूर आवश्यकता है। जी हाँ, क्योंकि ये खबर बता रही है कि दुनिया का हर 10वां बच्चा मोटापे से त्रस्त है। अब तक हमने कुपोषण से जुड़ी हुई खबरें सुनी थी, लेकिन अब ये व्यवहार बदल रहा है। कुपोषण की जगह अब बच्चों में मोटापे की समस्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि यूनिसेफ की तरफ से एक ताजा आंकड़े जारी किए गए हैं। ये रिपोर्ट बता रही है कि दुनिया का हर 10वां बच्चा यानी कि 5 से 19 वर्ष की उम्र का बच्चा मोटापे से जूझ रहा है और करीब 18.8 करोड़ बच्चे बढ़ते मोटापे से त्रस्त हैं। ये स्थिति उन्हें गंभीर और जानलेवा बीमारियों के खतरे में डाल रही है। इन बच्चों में मधुमेह, हृदय रोग और कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। तो आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भी इस बात का जिक्र किया था कि हमें कैसे अपने स्वास्थ्य का देखभाल करना है और किस तरह से हमें मोटापे को परास्त करना है। स्वास्थ्य के लिहाज से ना सिर्फ बच्चों को बल्कि बड़ों को सभी को थोड़ा बहुत अपना ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो एक अच्छी लाइफस्टाइल जो है वो जी सके। तो फिलहाल प्रेस रिपोर्ट से इतना ही। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालेंगे।
दोहा पर इजराइल के हमले के खिलाफ अरब और इस्लामी देशों के नेताओं के आपातकालीन शिखर सम्मेलन के बाद अब खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि जीसीसी की संयुक्त रक्षा समिति की बैठक भी जल्द होने जा रही है और ये बैठक दोहा में ही होगी। खाड़ी देशों के अनुसार इजराइल ने जीसीसी के संयुक्त रक्षा समझौते का उल्लंघन किया है। जीसीसी पहले भी इजराइल के हमले की कड़ी निंदा कर चुका है। हालांकि इजराइल अपने कड़े रुख पर कायम है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमास के नेताओं पर आगे भी हमले की संभावनाओं से इनकार नहीं किया है। नेतन्याहू के मुताबिक आगे भी हमास पर हमले जारी रह सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को गाजा में इजरायली बंदियों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करने के खिलाफ चेतावनी दी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रुथ पर एक पोस्ट करके हमास को कहा कि सारी शर्तें खत्म हो गई हैं। वहीं विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इजराइल में नेतन्याहू के साथ बात करते हुए कहा कि गाजा में युद्ध समाप्त करने का एकमात्र तरीका ये है कि हमास लड़ाके सभी बंधकों को रिहा कर दें और आत्मसमर्पण कर दें। रूबियो गाजा संघर्ष को सुलझाने और गाजा में अभी भी बंधक बनाए गए सभी 48 बंधकों को रिहा करने के लक्ष्यों को लेकर आज कतर की यात्रा करेंगे। अमेरिकी सीनेट ने ब्याज दरों की बैठक से पहले अर्थशास्त्री और ट्रंप के सलाहकार स्टीफन मिरान को फेडरल रिजर्व के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में शामिल करने की पुष्टि की। मिरान को जनवरी तक चलने वाले कार्यकाल के लिए बहुमत से नियुक्त किया गया है। तो ये तो थी देश दुनिया से जुड़ी हुई तमाम खबरें, लेकिन अब बात कर लेते हैं कारोबार जगत की और आपको बताते हैं बिजनेस ब्रीफ में आज आपके लिए क्या कुछ खास लेकर आए हैं। भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। आगामी 1 अक्टूबर से लेकर IRCTC की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से सामान्य आरक्षण खुलने के पहले 15 मिनट के दौरान टिकट के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं वर्तमान में यह पाबंदी केवल तत्काल बुकिंग पर लागू है। ये निर्णय का मकसद टिकट आरक्षण प्रणाली का लाभ आम उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाना और इसका दुरुपयोग रोकना है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली काउंटर्स के माध्यम से सामान्य आरक्षित टिकटों की बुकिंग के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सामान्य आरक्षण खुलने के 10 मिनट के दौरान रेलवे के अधिकृत टिकट एजेंटों को पहले की तरह आरक्षित टिकट बुक करने की अनुमति नहीं होगी। और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि एक दिन के लिए और बढ़ा दी है। ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर थी और इसे अब एक दिन और बढ़ा दिया गया है। आयकर विभाग के आधिकारिक अकाउंट इनकम टैक्स इंडिया ने सोमवार देर रात एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी साझा की। इसमें कहा गया है कि आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि पहले 31 जुलाई थी, जिसे बढ़ाकर 15 सितंबर किया गया था। CBDT ने अब इसे बढ़ाकर 16 सितंबर कर दिया है। ई फाइलिंग पोर्टल रात में मेंटेनेंस मोड में रहा, जिससे टैक्स पेयर्स को आज कोई परेशानी ना हो। इससे पहले आयकर विभाग के मुताबिक आकलन वर्ष 2025-26 के लिए 7 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न पहले ही दाखिल हो चुके हैं। और अब बात करेंगे GST सुधारों की। साइकिल पर भी GST दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। इससे साइकिलें खरीदने वाले उपभोक्ताओं को सीधा लाभ होगा और वो सस्ती साइकिल खरीद सकेंगे। कितनी होंगी ये सस्ती दरें, इस पर खास बातचीत की है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने मेहता इंडस्ट्री के पुनीत मेहता से। मौजूद हैं दिल्ली की झंडेवालान साइकिल मार्केट में मेहता इंडस्ट्री के पुनीत मेहता हमारे साथ हैं। सर, GST की जो नई दरें लागू हो रही हैं 5% तक हो रही हैं, किस तरह देखते हैं आप? सबसे पहले तो अपनी गवर्नमेंट का थैंक्स करना चाहेंगे कि ये जो बेनिफिट है उन्होंने एंड कंज्यूमर्स के बारे में सोचा और वो बेनिफिट
हर कस्टमर की पॉकेट में आएगा यार, वो एक्चुअल बेनिफिट है। मतलब मैं तो सेलर हूँ सिर्फ बाइसिकल्स का, लेकिन मैं एज अ परचेजर की बात करूँ तो मैं परचेज तो बहुत सारी चीज़ें करूँगा, तो वो जो रिडक्शन है वो बेनिफिट मेरी पॉकेट में हैप्पीनेस बढ़ाएगा, तो डेफिनेटली वो हेल्प करता है। वी आर वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट की, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को और फाइनेंस मिनिस्टर को, कि उन्होंने प्राइजेस कम किए हैं और वो बेनिफिट हम रेडी हैं आगे पास करने के लिए। तो जैसे जैसे हम बात करेंगे, जैसे हम साइकिल्स की बात करें तो 12% की जगह 5% रिडक्शन हुआ है प्राइस का, 12% से 5% आया है। अगर साइकिल की कीमत अगर 20,000 रुपये है तो 20,000 पे आप 7% देखोगे तो वो बहुत कंसिडरेबल अमाउंट है। छोटी साइकिल पे भी डेफिनेटली इंपैक्ट आएगा। 5,000 की साइकिल है तो उस पर 7% रिडक्शन हुआ तो वो करीबन 350 रुपये हुआ। अगर आप 20,000 का साइकिल देखोगे या 30,000 का साइकिल देखोगे तो उस पर रिडक्शन कंसिडरेबल हो जाता है, तो आपका आना जाना फ्री हो जाएगा, या साइकिल के ऊपर एसेसरीज ले रहे हो वो फ्री हो जाएगा, या आप बाहर निकलते हो शॉपिंग करने के लिए यार, तो आपका समझो एक टाइम का मील है, बाहर गए अपने किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खाया तो वो फ्री हो जाएगा। ग्राहकों को कितना फायदा मिलेगा सर 22 सितंबर के बाद? कस्टमर्स को तो वो 7% का तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बेनिफिट है ना, वही बता रहा हूँ कि यार अगर जैसे जैसे साइकिल का प्राइस बढ़ेगा, कोई 10,000 का साइकिल है तो उस पर 700 रुपये फर्क आया, कोई 20,000 का साइकिल है उस पर 1,400 रुपये का फर्क आया। जैसे आजकल बच्चे ना स्क्रीन में बिजी हो गए, स्क्रीन टाइम बढ़ते जा रहा है, प्ले टाइम खत्म, तो हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमको एक गिफ्ट दिया है कि अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान रखो। साइकिल्स के प्राइसेस कम कर दिए, 12% जीएसटी जगह 5% हो गया है, तो वो बेनिफिट आप लीजिए, बेनिफिट उठाइए उस चीज़ का, अपनी हेल्थ में भी इन्वेस्ट करो, स्क्रीन टाइम छोड़ो, ऑफलाइन में आओ। वो होता है ना कि योर ऑनलाइन मेक्स यू हैप्पी बट मेक योर ऑफलाइन हैप्पी टू, कि बाहर निकलो, साइकिल चलाओ, हेल्थ का ध्यान रखो, अपने हेल्थ पे इन्वेस्ट करो। ये थे पुनीत मेहता जो बता रहे थे कि आगामी 22 सितंबर से लोगों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। जहां पहले 12% जीएसटी इस पर चुकानी हो रही थी, तो अब ये केवल 5% ही जीएसटी लगेगी साइकिलों के ऊपर। कैमरामैन भीम सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आइए अब खबरें देखते हैं खेल जगत से स्पोर्ट्स ट्रैक में। भारतीय ग्रैंडमास्टर आर वैशाली ने अपने फिडे महिला ग्रैंड स्विस खिताब की सफलतापूर्वक रक्षा करने में कामयाबी हासिल की। वैशाली ने प्रतियोगिता के अंतिम दौर में चीन की टैनझोंग यी के साथ ड्रॉ खेला। उन्होंने कुल 11 में से 8 अंक हासिल किए और लगातार दूसरे साल ये खिताब जीता। इस जीत के साथ ही वैशाली ने 2026 में होने वाले प्रतिष्ठित कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। आर वैशाली के लगातार दूसरे साल फिडे महिला ग्रैंड स्विस का खिताब जीतने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा है, शानदार उपलब्धि, वैशाली रमेश बाबू को बधाई, उनका जुनून और समर्पण अनुकरणीय है, उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। भारतीय स्कीयर टीएन भवानी ने इतिहास रच दिया है। वो इंटरनेशनल स्की फेडरेशन पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। उन्होंने चिली में आयोजित महिलाओं की क्रॉस कंट्री स्कीइंग में कांस्य पदक जीतने में कामयाबी पाई। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय मुक्केबाजी दल आज वापस लौटा तो उनका एयरपोर्ट पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। भारत की महिला मुक्केबाजों ने प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीतने में कामयाबी पाई। भारत की जैस्मिन लैम्बोरिया ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण जीता था, तो वहीं मीनाक्षी हुड्डा ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता और नुपुर ने रजत और पूजा रानी ने कांस्य पदक जीतने में कामयाबी पाई। क्रिकेट एशिया कप में खेले गए मैच में श्रीलंका ने हांगकांग को 4 विकेट से मात दी। हांगकांग ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 149 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की टीम ने 18 ओवर 5 गेंद में 6 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया। श्रीलंका की ओर से 68 रन की पारी खेलने वाले पथुम निसांका को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। स्वीडन के सुपरस्टार पोल वॉल्टर आर्मंड डुप्लांटिस ने टोक्यो में जारी विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लगातार तीसरी बार खिताब जीतने में कामयाबी पाई। डुप्लांटिस ने अपने अंतिम प्रयास में 14वां नया विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। 25 वर्षीय डुप्लांटिस पोल वॉल्ट में 6.30 मीटर की बाधा पार करने वाले पहले खिलाड़ी बने। पोल वॉल्ट के पिछले 8 विश्व खिताब डुप्लांटिस के नाम हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने पर आनंद कुमार वेल कुमार को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया, स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप 2025 में सीनियर पुरुष 1000 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले आनंद कुमार वेल कुमार पर गर्व है। उनकी दृढ़ता, गति और जज्बे ने उन्हें स्केटिंग में भारत का पहला विश्व चैंपियन बनाया है। उनकी उपलब्धि अनगिनत युवाओं को प्रेरित करेगी। उन्हें बधाई और भविष्य के सभी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। और संध्या नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम की। तो आपके पसंदीदा शो नया सवेरा में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़े जा रहे हैं दूरदर्शन के 66वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की कुछ खास झलकियों के साथ। तो आप इन खूबसूरत शानदार झलकियों का आनंद उठाइए और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे LIC।